नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो ट्रांसलेशन सीरीज का 11वां वीडियो है, ट्रांसलेशन 11। इसके पहले मैंने आपको ट्रांसलेशन पर आधारित 10 वीडियो का वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट के जरिए उन 10 वीडियो को देख सकते हैं। तो ट्रांसलेशन सीरीज में ये मेरा 11वां वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको आज पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड के बारे में चर्चा करूंगा। आज के बारे में बताऊंगा कि इस टाइप के वाक्यों का आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो इसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस को हम समझेंगे और किस प्रकार हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, यही मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है। तो चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। तो लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, टैबलेट में या लैपटॉप में जो भी आप यूज़ करते हो उसमें चालू कर लें। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और यदि दोस्तों मेरे बहुत सारे वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया है। हो सकता है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो। तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट करिए, उसमें ज़रूर आपके काम की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो यदि आप कुछ भी हो, आप स्टूडेंट हो या कंपटीशन की तैयारी करते हो तो भी आप मेरे वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, इंटर के स्टूडेंट हो, बीए के स्टूडेंट्स हो, एमए के स्टूडेंट हो या फिर विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारियां कर रहे हो, तो हर परिस्थिति में मेरा यह चैनल आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं अपना वीडियो जो कि पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड पर आधारित है। तो यहाँ पे मैंने आपको मे और मे नॉट का प्रयोग करना, माइट और माइट नॉट का प्रयोग करना या कैन नॉट का प्रयोग करना के बारे में बताऊंगा। तो इन तीनों से संभावनाएं कैसे प्रकट होती है इसको मैं बताऊंगा। तो इसको बस इतना समझ लीजिए कि अगर मे और मे नॉट का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इससे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी शो होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा संभावना व्यक्त करना हो तो हम मे और मे नॉट का प्रयोग करते हैं। और यदि माइट और माइट नॉट का प्रयोग करते हैं तो संभावनाएं होती है लेस हो जाती है, कम हो जाती है, तो इससे लेस पॉसिबिलिटी को हम शो करते हैं। और कैन नॉट से पॉसिबिलिटी की जो संभावना है उसकी पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है, यानी यहाँ पे संभावनाएं समाप्त हो जाती है। तो उस परिस्थिति में हम कैन या कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। तो अब मैं आपको इसमें विशेष बातें इसमें मैं बताऊँगा। तो चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको मे नॉट, माइट और माई नॉट का प्रयोग करना मैं बताता हूँ कि कहाँ पे आपको मे और माइट और या नॉट का प्रयोग करना है। तो ये मैंने बताया था कि मे का प्रयोग हम संभावना व्यक्त के लिए करते हैं जब संभावना कम हो। जब अधिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको इससे मतलब नहीं है कि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में भी माइट का प्रयोग हो सकता है और पास्ट टेंस में भी माइट का प्रयोग हो सकता है और प्रेजेंट टेंस में भी मे का प्रयोग हो सकता है, पास्ट टेंस में भी मे का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन बस ये समझ लीजिए कि संभावनाएं व्यक्त कैसे होती है उस पर हम मे नॉट या माइट नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आज सुबह वर्षा हो सकती है, ठीक है, ये संभावना है, आज सुबह वर्षा हो सकती है। संभावना कम भी हो सकती है और संभावना ज़्यादा भी हो सकती है। तो यह डिपेंड करता है कि आप संभावना को कितना लेते हैं। यह आपको तय करना होगा कि आपको मे का प्रयोग करना है कि माइट का प्रयोग करना है। वह डॉक्टर बन सकती है, ये भी संभावना व्यक्त है, कम भी हो सकती है, अधिक हो सकती है, लेकिन इसके मतलब वाक्य से नहीं पता चल रहा है कि संभावना ज़्यादा है कि कम है। तो इसमें से मे या माइट में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। किंतु मैं IAS अधिकारी नहीं भी बन सकता हूँ, तो मैं IAS अधिकारी नहीं भी बन सकता हूँ, ये भी संभावना है। क्या तुम मेरी सहायता नहीं भी कर सकते हो, ये भी संभावना है। वह शाम तक लौट भी सकता है, ये भी संभावना है। तो जहाँ पे संभावना इस प्रकार का व्यक्त करना हो तो वहाँ पे हम मे का प्रयोग
करते हैं या माइट का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव वाक्य हो तो नॉट का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए ऐसे वाक्यों का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। जैसे आज सुबह वर्षा हो सकती है, तो इट मे या माइट कोई भी लगा सकते हैं। इट मे रैन टुडे, आज सुबह। टुडे मॉर्निंग, ठीक है। तो इट मे या माइट रैन टुडे मॉर्निंग, वह डॉक्टर बन सकती है, तो शी मे या माइट, ठीक है, माइट बी अ डॉक्टर। तो हो जाएगा सी मे या माइट बी और डॉक्टर, वह डॉक्टर बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वाक्य में सुधार कर लीजिए, वह डॉक्टर बन भी सकती है, तब संभावना प्रबल रूप से प्रकट हो सकती है, ठीक है। और किंतु मैं आईएएस अधिकारी नहीं भी बन सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी संभावना है, तो हो जाएगा बट आई मे या माइट नॉट बी एन आईएएस ऑफिसर, इस तरह समझ जाएगा। क्या तुम मेरी सहायता नहीं भी कर सकते हो, संभावना है, तो हो जाएगा मे या माइट यू नॉट हेल्प मी, इस तरह से हो जाएगा। मे या माइट यू नॉट हेल्प मी, वह शाम तक लौट भी सकता है, तो हो जाएगा ही मे माइट रिटर्न टिल इवनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर वाक्य आते हैं तो वहाँ पे हमको मे या माइट का प्रयोग करना है। वाक्य नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करना है। बस इतना समझ लीजिए, मे या माइट का प्रयोग हम संभावनाओं को व्यक्त करने में करते हैं। यदि वाक्य में संभावना आती है तभी हम मे और माइट का प्रयोग करते हैं। यदि संभावना का विलोप हो जाता है तो हमको कैन का प्रयोग करना है। तो कैन का प्रयोग किन वाक्यों में करना है हम इसको अब बताते हैं आगे। अब मैं इसमें आपको कैन और कैन नॉट का प्रयोग बताऊंगा कि कैन और कैन नॉट का प्रयोग कैसे करना है। तो जैसे मे और मे नॉट, माइट और माइट नॉट का प्रयोग हम संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं, लेकिन जहाँ संभावनाएं शून्य हो जाती है, यानी कि जहाँ संभावनाओं का कोई स्थान नहीं रहता है, वहाँ पे हमको कैन या कैन नॉट का प्रयोग करके वाक्यों का ट्रांसलेशन करना चाहिए। जैसे मैंने 5 एग्जाम्पल दिया है। जैसे मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, तुम आज यहाँ आ सकते हो, क्या तुम डॉक्टर बन सकती हो, वह यह कार्य कदापि नहीं कर सकता है, राम यह कार्य कर सकता है। तो इन 5 वाक्यों को पढ़ने में पता चलता है कि इसमें संभावनाएं शून्य है और यहाँ पे हम को कैन और कैन नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे हम माइट और माइट नॉट का प्रयोग या मे नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी संभावनाएं नहीं है। जैसे मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, यहाँ संभावना शून्य हो गई, तो यहाँ पे होगा आई कैन हेल्प यू, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। तुम आज यहाँ आ सकते हो, तो हो जाएगा यू कैन कम हेयर टुडे, ये हो गया, संभावना नहीं है। क्या तुम डॉक्टर बन सकती हो, तो यहाँ हो जाएगा कैन यू बी अ डॉक्टर। यहाँ पे देखिए पिछले वाक्य में था क्या तुम डॉक्टर भी बन सकती हो, तो यहाँ अगर भी लग जाता तो मे या माइट नॉट का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर भी नहीं लगा है तो
हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो कैन यू बी अ डॉक्टर, वह यह कार्य कदापि नहीं कर सकता है। तो ही कैन, कदापि मतलब नेवर, ही कैन नेवर डू दिस वर्क, इस तरह से हो जाएगा। राम यह कार्य कर सकता है, राम कैन डू दिस वर्क। तो इस प्रकार अगर वाक्य आते हैं तो वहाँ पे हमको कैन या कैन नॉट का प्रयोग करके वाक्यों का ट्रांसलेशन करना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको अन्य वाक्य जो पॉसिबिलिटी पर आधारित है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। अब मैं आपको वुड बी से किस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त होती हैं उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। वुड बी से भी संभावनाएं व्यक्त होती है, जैसे वह 16 वर्ष की होगी, तो यहाँ पे 16 वर्ष की संभावना है उसकी, जो 16 वर्ष की होगी, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। वह मेरी बहन होगी, ये भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह मेरी बहन होगी। वह मुझसे कुछ छोटी होगी, ये भी संभावनाएं व्यक्त कर रही हैं कि वह मुझसे कुछ छोटी होगी। उसका घर बन रहा होगा, ये भी संभावना व्यक्त हो रही है। वह अपने घर की मालकिन होगी, यह भी संभावनाएं व्यक्त हो रही है। तो अगर इस टाइप के वाक्य आ जाए तो इस टाइप के वाक्य का हम ट्रांसलेशन वुड बी से करते हैं। जैसे वह 16 वर्ष की होगी, तो इसका हो जाएगा सी वुड बी इन हर 16। इसको ऐसे बनाना है, मतलब कि अपने 16वें साल में, सी वुड बी इन हर 16, मतलब वह 16 साल की होगी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वह 16 वर्ष की, वह लगभग 16 वर्ष की होगी, या वह ठीक 16 वर्ष की होगी, यानी कि कुछ भी हो तो हम इसको ट्रांसलेशन हम ऐसे बनाएंगे, सी वुड बी इन हर 16, वह मेरी बहन होगी। तो इसका हो जाएगा सी वुड बी, मेरी बहन, माई सिस्टर, सी वुड बी माई सिस्टर, वो मेरी बहन होगी। वह मुझसे कुछ छोटी होगी। इसको देखियो कैसे बनाएंगे, सी वुड बी अ लिटिल यंगर देन मी, इस तरह से बनेगा। सी वुड बी अ लिटिल यंगर, मतलब कुछ छोटी, मतलब यंगर। सी वुड बी अ लिटिल यंगर देन मी, उसका घर बन रहा होगा। इसका हो जाएगा हर होम वुड बी, बनना का हो जाएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड, मतलब उसका घर बन रहा होगा। हर होम वुड बी कंस्ट्रक्टेड, वह अपने घर की मालकिन होगी। तो उसका हो जाएगा सी वुड बी मिस्ट्रेस ऑफ हर होम, वो अपने घर की मालकिन होगी। सी वुड बी मिस्ट्रेस ऑफ हर होम। तो यदि ऐसे मतलब इस प्रकार के वाक्यों के हमको संभावनाएं व्यक्त करनी हो तो हम वुड बी का प्रयोग करके वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य संभावनाओं पर मैं अब चर्चा करता हूं। अब माइट हैव या माइट हैव बीन से कैसे संभावना व्यक्त होती है इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो यह इनका प्रयोग कहाँ करना है, किस परिस्थिति में करना है और इससे किस प्रकार की संभावना व्यक्त होती है, इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए। वह निश्चित रूप से मारा गया होता, वह खाना बना ली होती, मेरी गाड़ी छूट गई होती, आपने मेरा वीडियो देखा होता, हम लोगों ने मैच खेला होता। तो इन सब वाक्यों से ये लगता है कि कोई कार्य, ठीक है, कोई कार्य की संभावना इस प्रकार व्यक्त होती है कि वह हुआ होता लेकिन वैसा हुआ नहीं। जैसे वो निश्चित रूप से मारा गया होता किंतु मरा नहीं, वह खाना बना ली होती लेकिन खाना उसने बनाया नहीं, मेरी गाड़ी छूट गई होती लेकिन मेरी गाड़ी छूटी नहीं, आपने मेरे वीडियो देखा होता लेकिन आपने यानी कि इसका वीडियो देखा, हम लोगों ने मैच खेला होता। ठीक है। तो इस प्रकार की अगर संभावनाएं व्यक्त करनी हो और वाक्य इस प्रकार के हों तो हमको माइट हैव या माइट हैव बीन का प्रयोग करके वाक्यों का ट्रांसलेशन करना है। तो माइट हैव का प्रयोग हम एक्टिव वॉइस में करेंगे और माइट हैव बीन का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करेंगे। तो जैसे
पहला वाक्य ले लेते हैं, वह निश्चित रूप से मारा गया होता है। पहला वाक्य पैसिव वॉइस में है, तो इसलिए हम माइट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से अनुवादित करेंगे, ही माइट हैव बीन किल्ड, निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, श्योरली। ठीक है, ही माइट हैव बीन किल्ड श्योरली, वह खाना बना ली होती, तो हो जाएगा शी माइट हैव, यहाँ बीन नहीं लगेगा क्योंकि एक्टिव वॉइस है, शी माइट हैव कुक्ड द फूड, इस तरह से बनेगा। मेरी गाड़ी छूट गई होती, तो मेरी गाड़ी छूट गई होती, आई माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, इस तरह से बनेगा। आई माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। और इसके बाद आपने मेरा वीडियो देखा होता, तो यू माइट हैव, यहाँ पे सीन हो जाएगा, सीन, यू माइट हैव सीन, या वॉच भी लगा सकते हैं, वॉच्ड माई वीडियो, ठीक है। आपने मेरा वीडियो देखा होता, हम लोगों ने मैच खेला होता, हम लोगों का हो जाएगा वी माइट हैव प्लेड द मैच, हम लोग ने मैच खेला होता। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार माइट हैव या माइट हैव बीन का प्रयोग करके हम संभावनाओं को व्यक्त करने वाले, ऐसे संभावनाओं को व्यक्त करने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। यदि वाक्य इस प्रकार के आए तो निश्चित रूप से आपको माइट हैव या माइट हैव बीन का प्रयोग करके वाक्य को ट्रांसलेट करना चाहिए। तो इसी प्रकार हम कुछ और वाक्यों को लेते हैं। अब इसी प्रकार मैं कुछ और उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसमें हम मे, कैन, विल के साथ हैव लगाते हुए इस प्रकार के वाक्यों का मैं अनुवाद आपको बताऊंगा। ये भी एक प्रकार का संभावना व्यक्त करता है, लेकिन इसमें संभावना व्यक्त करने के लिए आप इसमें से मे, कैन या विल में से किसी एक का प्रयोग करके हैव के साथ अगर बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो मैं आपको पहले पढ़ कर बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन मे, कैन, विल के साथ, हैव के साथ बनाते हैं। जैसे आपने मेरे चैनल का नाम सुना होगा, मुकेश ने गाना गाया होगा, मेरी माँ घर पर नहीं होगी, शायद आपने पिरामिड देखा होगा, संभव है वह अपने घर पहुंच गया होगा। तो अगर इस टाइप के वाक्य आते हैं और इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त करना हो तो हमको मे, कैन या विल के साथ हैव लगाते हुए वर्ड की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्यों का ट्रांसलेशन करना चाहिए। तो इसमें जैसे चौथा पांचवा वाक्य है, जिसे शायद और संभव है, ऐसे वाक्य में अगर हम मे के साथ, कैन के साथ या विल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तो शायद और संभव है का हम अनुवाद ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ पहले कैसे होगा। आपने मेरे चैनल का नाम सुना होगा, तो हो जाएगा यू मे हैव हियर द नेम ऑफ माई चैनल, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और मुकेश ने गाना गाया होगा, तो मुकेश कैन हैव, ठीक है, संग अ सॉन्ग, यहाँ कैन से बना देते हैं, मुकेश कैन हैव संग अ सॉन्ग। मेरी माँ घर पर नहीं होगी, तो हो जाएगा माई मदर, ठीक है, विल से बना देते हैं, विल नॉट हैव बीन एट होम, इस तरह से बनेगा। शायद आपने पिरामिड देखा होगा, तो शायद और संभव है कि हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, आपने पिरामिड देखा होगा बस इसका बना देंगे मे और कैन या विल के साथ हैव का प्रयोग करते हुए, तो उसका अर्थ वही निकल जाता है जो ये है। तो इसका हो जाएगा यू, ठीक है, मे हैव सीन
या विजिटेड द पिरामिड, ठीक है। संभव है वह अपने घर पहुंच गया होगा, तो हो जाएगा ही मे हैव रीच्ड एट हिज होम, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो अगर ऐसे वाक्यों का हमको ट्रांसलेशन करना हो तो हम मे, कैन या विल के साथ हैव का प्रयोग करते हुए वाक्य को इस प्रकार से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्य से भी संभावनाएं व्यक्त होती है। तो इसी प्रकार कुछ और उदाहरण लेते हैं। अब इन वाक्यों को लेते हैं। इसमें देखिए हमको इज और आर के साथ गोइंग लगाकर, टू लगाकर किस प्रकार से हम इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसमें भी संभावनाएं व्यक्त करते हैं। तो इसमें किस प्रकार की संभावना है जिसमें इज और आर के बाद गोइंग लगाकर, टू लगा के वाक्यों को पूरा करते हैं। जैसे पेट्रोल के दाम जरूर बढ़ सकता है, ठीक है, संभावना व्यक्त कर रहा है कि पेट्रोल का दाम जरूर, यहाँ जरूर लगा है, जरूर बढ़ सकता है, ठीक है। आज रात अवश्य वर्षा हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे भी टेस्ट किया गया है कि वर्षा हो सकती है, संभावना प्रबल है। वह निश्चित रूप से डॉक्टर बन सकती है, इसमें भी संभावना प्रबल है। महंगाई अवश्य बढ़ सकती है, संभावना प्रबल है। यात्रा अवश्य ही सुरक्षित हो सकती है, यह भी संभावना प्रबल है। जब संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो तो हम इज और आर के बाद गोइंग लगाकर टू का प्रयोग करते हुए वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे पेट्रोल के दाम जरूर बढ़ सकता है, तो हो जाएगा पेट्रोल प्राइस, ठीक है, इज गोइंग टू राइज, ठीक है। बस यहाँ पे जरूर या अवश्य का ट्रांसलेशन नहीं करना है। पेट्रोल प्राइस इज गोइंग टू राइज, तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज रात अवश्य वर्षा हो सकती है, प्रबल संभावना है, तो हो जाएगा इट इज गोइंग टू रैन आज रात, ठीक है, इट इज गोइंग टू रैन टुडे नाइट, इट इज गोइंग टू रैन टुडे नाइट। वह निश्चित रूप से डॉक्टर बन सकती है, तो इसका हो जाएगा सी इज गोइंग टू बी और डॉक्टर, ठीक है, निश्चित रूप से का हो जाएगा सी इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर, वह निश्चित रूप से डॉक्टर बन सकती है। महंगाई अवश्य बढ़ सकती है, तो हो जाएगा डियरनेस इज गोइंग टू बी राइज, ठीक है। यात्रा अवश्य सुरक्षित हो सकती है, तो इसका हो जाएगा ट्रेवलिंग इज गोइंग टू बी सेफ, ट्रेवलिंग इज गोइंग टू बी सेफ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम इज और आर के साथ अगर गोइंग लगा देंगे तो कोई संभावनाएं प्रबल रूप से प्रकट होने लगती है। जब कोई संभावनाएं प्रबल रूप से प्रकट होने लगे तो हम इज और आर के बाद गोइंग लगाते हुए टू लगा देते हैं, और तो हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं। यहाँ पे जरूर, अवश्य या निश्चित रूप से का कोई मतलब नहीं होता है और उनका हम अनुवादित या ट्रांसलेट नहीं करते हैं। तो ऐसे ही अब हम कुछ और प्रकार के वाक्य देते हैं जिसमें संभावनाएं व्यक्त होती है। अब इसी प्रकार इट इज पॉसिबल, परहैप्स और प्रोबेबली से संभावना व्यक्त करने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। इट इज पॉसिबल, परहैप्स और प्रोबेबली, इनका लगभग एक समान अर्थ होता है। तो
इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि कहाँ पे इट इज़ पॉसिबल का प्रयोग करना है, कहाँ परहैप्स का प्रयोग करना है, कहाँ प्रोबेबली का प्रयोग करना है। तो जैसे हो सकता है उसने यह न किया हो सकता है आज वर्षा न हो, शायद आज वर्षा हो, संभवतः वे चोर हों, संभव है वह मेरी मदद करे। तो यदि इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो हम इन तीनों से वाक्य का हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो अब देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि अगर इन तीनों का अगर हम प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में, तो हम जो वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे विल का प्रयोग हम करेंगे। जैसे हो सकता है उसने यह न किया हो, तो इसका इट इज पॉसिबल सुनेगा, इट इज पॉसिबल दैट उसने यह न किया हो, ही विल नॉट डू दिस, उसने यह न किया हो। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट ही विल नॉट डू दिस। हो सकता है आज वर्षा न हो, तो हो जाएगा इट इज पॉसिबल दैट आज वर्षा न हो, इट विल नॉट रैन टुडे। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब शायद आज वर्षा हो, शायद का अगर आ जाता है तो परहैप्स लगेगा, परहैप्स शायद आज वर्षा हो, इट विल रैन टुडे, इस तरह से बनेगा। ओके, संभवतः वे चोर हों, संभवतः जब आ जाए तो प्रोबेबली का प्रयोग करेंगे, प्रोबेबली दे विल बी अ थीफ। ठीक है, इस तरह से बनेगा, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट है संभव है वह मेरी मदद करे, चाहे संभवतः लिखे चाहे संभव है एक ही बात है। इसके लिए हम प्रोबेबली का प्रयोग करेंगे, प्रोबेबली वह मेरी मदद करे, ही विल हेल्प मी। ठीक है, इस प्रकार वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करेंगे। बस यहाँ पे यह बात ध्यान देने वाला है कि इसमें जो वाक्य आते हैं वह फ्यूचर टेंस के अनुसार विल नॉट यानी कि विल का प्रयोग करते हुए हम बनाएंगे, किसी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। अब इन वाक्यों को लेते हैं, इसमें मस्ट बी, मस्ट हैव और 10 to 1 दैट के प्रयोग से किस प्रकार संभावना व्यक्त करने वाले वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो ऐसे कुछ वाक्य ले लेते हैं जिसको मैंने कुछ उदाहरण दिया है, जिसे वह जरूर पागल होगा, इसमें संभावना है कि वह जरूर पागल होगा। वह अवश्य डॉक्टर होगी, संभावना व्यक्त किया गया है। वे जरूर इस कार्य को नहीं किए होंगे, इसमें भी संभावना व्यक्त किया गया है। तुमने मेरे वीडियो को जरूर देखा होगा, संभावना व्यक्त है, वह अवश्य यहाँ आएगा। तो अगर इस टाइप के वाक्य आते हैं तो उसका ट्रांसलेशन हम मस्ट बी, मस्ट हैव या 10 to 1 दैट से बनाएंगे। तो इनको कैसे बनाना है इसको मैं एग्जाम्पल मैंने दिया है, अब इसको आप देखिए। जैसे वह जरूर पागल होगा, तो यहाँ इसको मस्ट बी से बनाना है, ही मस्ट बी अ मैड, वह जरूर पागल होगा। वह अवश्य डॉक्टर होगी, तो इसका हो जाएगा सी मस्ट बी अ डॉक्टर। वे जरूर इस कार्य को नहीं किए होंगे, तो इसका हो जाएगा दे नहीं किए होंगे, दे मस्ट हैव नॉट डू दिस वर्क, इसे बनेगा, यहाँ मस्ट हैव से बनेगा दे मस्ट हैव नॉट डू दिस वर्क, वे जरूर इस कार्य को नहीं किए होंगे। तुमने मेरे वीडियो को जरूर देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन माई वीडियो, तुमने मेरे वीडियो को जरूर देखा होगा। वह अवश्य यहाँ आएगा, तो इसका हो जाएगा 10 to 1 दैट ही विल कम हेयर।
ठीक है, यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म डू की जगह डन लगेगा, डन, दे मस्ट हैव नॉट डन। तो इस ऐसे वाक्यों में देखिए मस्ट बी, मस्ट हैव या 10 to 1 के प्रयोग से हम कैसे बनाएंगे। जैसे वो पागल होगा तो यहाँ मस्ट बी, अवश्य होगा, तो यहाँ अवश्य के लिए ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, जरूर के लिए ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, मस्ट से सब चीज़ प्रकट हो जाता है। सी मस्ट बी अ डॉक्टर, जैसे वो यहाँ अवश्य कोई मतलब नहीं है, मस्ट का मतलब ही जरूर होता है। सी मस्ट बी अ डॉक्टर। दे मस्ट हैव नॉट डन दिस वर्क, उन्होंने यह कार्य नहीं किया होगा, वे जरूर इस कार्य को नहीं किए होंगे, तो यहाँ जरूर के लिए मस्ट का प्रयोग हो गया। तुमने मेरे वीडियो को जरूर देखा होगा, यहाँ मस्ट हैव सीन, यहाँ मस्ट का मतलब जरूर। वह अवश्य यहाँ आएगा, तो वह अवश्य यहाँ आएगा मतलब कुल मिलाकर वह यहाँ जरूर आएगा, तो यहाँ 10 to 1 डैट ही विल कम हेयर। तो इस प्रकार ऐसे वाक्यों का अगर ट्रांसलेशन करना हो, अनुवाद करना हो, तो यहाँ पे हम मस्ट बी, मस्ट हैव या 10 to 1 डैट का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और संभावना प्रकट करने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करता हूँ। अब हम इस प्रकार के वाक्यों को लेते हैं जिसमें कैंट, कैंट बी या कैंट हैव के प्रयोग से हम वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। तो इतना समझ लीजिए, कांट, कांट बी या कांट हैव जो है, इसका प्रयोग हम उस स्थान पे करते हैं जहाँ पे कोई बात जो संभावना है वो शून्य हो जाती है, वो जुड़ी मतलब जीरो हो जाती है। जब संभावना पूरी तरह से जीरो हो जाती है तो हम कांट, कांट बी या कांट हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए संभावनाएं शून्य है, वह जरूर से पागल नहीं होगा, ठीक है। तुमने जरूर से मेरी बहन को नहीं देखा होगा, वह अवश्य यह कार्य नहीं करेगा, आज अवश्य वर्षा नहीं होगी, निश्चित रूप से यह सत्य नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे वाक्यों में संभावनाएं होती हैं वो 0% हो जाती है। जब संभावनाएं 0% हो जाती है तो कांट, कांट बी या कांट हैव के प्रयोग से हम वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे वह जरूर से पागल नहीं होगा, इसका हो जाएगा ही कांट बी, ठीक है, ही कांट बी मैड, वह जरूर से पागल नहीं होगा। तो यहाँ जरूर से का ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कांट बी का मतलब ही वही निकल आता है, ही कांट बी अ मैड, ही कांट बी मैड, ठीक है। और तुमने जरूर से मेरी बहन को नहीं देखा होगा, तो इसका हो जाएगा यू कांट हैव सीन माई सिस्टर, इस तरह से हो जाएगा, यू कांट हैव सीन माई सिस्टर, तुमने जरूर से मेरी बहन को नहीं देखा होगा, वह अवश्य यह कार्य नहीं करेगा, ही कांट हैव डन दिस वर्क, इस तरह से बन जाएगा। आज अवश्य वर्षा नहीं होगी, तो हो जाएगा इट कांट रैन टुडे, आज अवश्य वर्षा नहीं होगी। निश्चित रूप से यह सत्य नहीं होगा, तो इसका भी हम उसे बनाएंगे, इट कांट बी ट्रू, निश्चित रूप से यह सत्य नहीं होगा। तो ऐसे वाक्यों में भले ही इसमें गा गेगी ये लास्ट में लगा है, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम इसको ट्रांसलेशन इसी तरह से करेंगे। और इसमें जो कांट है, कांट बी है, कांट हैव है, इससे फ्यूचर जैसे ये फ्यूचर की तरह रहता नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर का बोध देता है। तो यहाँ पे होगा भले लिखा है, लेकिन यहाँ को इसको हम शैल विल से न बना के बल्कि कांट, कांट हैव, कांट हैव, कांट बी इत्यादि से बनाते हैं। अब ऐसे ही कुछ और वाक्य लेते हैं जिसमें संभावनाएं प्रकट होती है। अब इस प्रकार के वाक्यों को लेते हैं जिसमें कैन या डू यू थिंक का प्रयोग के द्वारा हम संभावनाओं को व्यक्त करने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। तो कैन का प्रयोग कहाँ करना है, डू यू थिंक का प्रयोग कहाँ करना है। तो वास्तव में कैन का प्रयोग जहाँ हो सकता है वहाँ डू यू थिंक का भी प्रयोग हम ऐसे वाक्यों कर सकते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है और इस एग्जाम्पल के आधार पर हम कैन या डू यू थिंक का प्रयोग हम अलग अलग स्थान पर करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से कैन या डू यू थिंक का हम प्रयोग करेंगे। पहले हम वाक्य को पढ़ लेते हैं, जो मेरा एग्जाम्पल्स है उसको मैं पढ़ लेता हूँ। क्या वह झूठ बोल सकता है, क्या आज वर्षा हो सकती है, क्या वह यह कार्य करेगा, क्या वह शाम तक लौट सकेगा, क्या महंगाई बढ़ सकती है।
तो इन वाक्यों को पढ़ने पर मुझे पता चलता है कि जैसे सकता है, सकती है, करेगा, सकेगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस या पास्ट फ्यूचर टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस को प्रदर्शित करने के लिए कैन या डू यू थिंक का प्रयोग करके हम ऐसे संभावनाओं को व्यक्त करने वाले वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, झूठ बोल सकता है, यानी कि भविष्य में, ठीक है, कोई ऐसी संभावना है उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या वो झूठ बोल सकता है, क्या आज वर्षा हो सकती है, ठीक है। संभावना मतलब भविष्य में होगा कि नहीं होगा इसको क्लियर नहीं है। क्या वह यह कार्य करेगा, क्या वह शाम तक लौट सकेगी, क्या महंगाई बढ़ सकती है। तो इसमें कैसे भी हो, चाहे आप कैन से बनाए चाहे डू यू थिंक से बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैं दोनों तरीकों से आपको बनाकर मैं आपको इसको अनुवादित करके दिखाता हूँ। जैसे क्या वह झूठ बोल सकता है, तो इसका पहले कैन से बना देते हैं। कैन ही टेल अ लाई, इस तरह से बन जाएगा जैसा कि बनाते हैं, ठीक है। क्या आज वर्षा हो सकती है, तो उसका हो जाएगा कैन इट रैन टुडे, इस तरह से बना सकते हैं। क्या आज वर्षा हो सकती है, कैन इट रैन टुडे। क्या वह यह कार्य करेगा। अब इसको डू यू थिंक्स बना देते हैं। डू यू थिंक, यहां डेट नहीं लगाना है। डू यू थिंक ही विल डू दिस वर्क, इस तरह से बना देंगे। क्या वह शाम तक लौट सकेगा, इसको भी डू यू थिंक से बना सकते हैं, लेकिन आप कैन से भी बना सकते हैं। तो डू यू थिंक से ही बना देते हैं। डू यू थिंक ही विल रिटर्न टिल इवनिंग। ठीक है। क्या महंगाई बढ़ सकती है, तो डू यू थिंक से बना देते हैं। डू यू थिंक, हाँ, तो क्या महंगाई बढ़ सकती है। द डियरनेस विल राइज, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। डू यू थिंक द डियरनेस विल राइज। तो ऐसे वाक्यों का हम ट्रांसलेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि कैन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, डू यू थिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर डू यू थिंक का प्रयोग कर सकते हैं तो विल का हम प्रयोग करेंगे। यदि कैन का प्रयोग करेंगे तो हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कैन भी फ्यूचर का बोध देता है, इतना बात का नोट कर लीजिए। यहाँ पे कैन भी भविष्य में होने वाली कोई घटना को, संभावना को, होगा कि नहीं होगा, इसको भी ये बोध करा देता है। लेकिन अगर डू यू थिंक आप लगाते हैं तो यहाँ पे आप फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही के साथ विल लगा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, डू यू थिंक लगाते हैं तो उसके बीच में कोई कंजक्शन जैसे डैट वोट का प्रयोग ना करें। अब इसी प्रकार कुछ और वाक्यों को लेते हैं। अब मैं आपको लाइकली और पॉसिबल का प्रयोग करना मैं बताऊंगा कि लाइकली और पॉसिबल से कैसे वाक्यों का संभावनाओं को प्रकट करने में किया जाता है। तो दोनों का लगभग अर्थ समान होता है। तो इनका प्रयोग हम कहाँ करने हैं, तो जब देखिए, जब कोई नाउन संभव के जस्ट बगल में हो तो वहाँ पे हम लाइकली या पॉसिबल का प्रयोग करके हम वाक्य को पूरा बनाते हैं। तो जैसे उसकी हार संभव है, जीत संभव है, उसका यहाँ आना संभव है, चोरों का पकड़ा जाना संभव है, मैचों का निश्चितीकरण संभव है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें उसकी हार, जीत, उसका यहाँ आना, चोरों का पकड़ा जाना, मैचों का निश्चितीकरण, ये सभी जो नाउन है वो संभव के जस्ट बगल में है। तो ऐसे वाक्यों का हम कैसे बनाएंगे, इसको हम लाइकली या पॉसिबल की सहायता से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे उसकी हार, तो इसका हो जाएगा हिज डिफीट इज पॉसिबल, संभव है, ठीक है। जीत संभव है, तो इसका हो जाएगा विक्ट्री इज पॉसिबल, ठीक है। उसका यहाँ आना संभव है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा उसका यहाँ आना, He's coming here is
पॉसिबल। और इसके बाद देखिए, चोरों का पकड़ा जाना संभव है, तो हो जाएगा अरेस्टिंग द थीफ, अरेस्टिंग द थीव्स इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। ठीक है, अरेस्टिंग द थीव्स इज पॉसिबल। मैचों का निश्चितीकरण संभव है, तो मैच फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग इज पॉसिबल। तो इस प्रकार से हम लाइकली या पॉसिबल की सहायता से हम किसी वाक्यों का ट्रांसलेशन, इस ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट में चालू कर लें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।